अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का सबसे अहम इशू कलम मजदूर रहनुमा है, जो शायद आम वर्कर के हकूक़ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आज जब आम कारकुन बेरोज़गारी के साथ साथ माशी अबतरी को फेस कर रहा है, हमारे मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं के असासे भी बढ़ रहे हैं और इनकी नौकरियां भी हमेशा महफूज रहती हैं। यही वजह है कि आज हमारी 10 के करीब यूजेस हैं, लेकिन आम कारकुन इनके इंतखाबात में शामिल होते हैं, ना ही इनकी आवाज़ पर सड़कों पर निकलते हैं। कलम मजदूरों की इन यूनियंस को बर्बाद करने में जहां शकाल जैसे मकरू किरदारों का हाथ है, वहीं हमारी क़यादत ने भी आम कारकुन के हकूक़ को बड़े ही सस्ते में बेच दिया है। आज वर्कर तो बेरोज़गार भी है और इसकी तनख्वाह पर कट भी लगता है, लेकिन हमारी यूजेस के बड़े बड़े लीडरों की ना तो तनख्वाहें कटती हैं और ना ही इन्हें कोई नौकरी से निकालता है। हमारे कुछ कारकुनों का तो यहाँ तक कहना है कि हमारे लीडर ही हमारे मुआश के कातिल हैं। यही नहीं, बल्कि जब कारकुनों की तनख्वाहें कम हो रही थी और इन्हें फरागत के लेटर थमाए जा रहे थे, तो इन बड़े बड़े लीडरों की गाड़ियां अपग्रेड हो रही थीं। यानी जब एक आम कलम मजदूर के दस्तरखान पर भूख बट रही थी, तब इनकी आसाइशें बढ़ रही थीं। जब कलम मजदूर के बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे, लीडर शुमाली इलाका जात की सैर कर रहे थे। जब बेरोजगारी हमारे शोबे को सांप बन के डस रही थी, तब लीडरशिप इज्तिमाई उम्रों पर थी। अजीज साथियों, जहां शकाल जैसे लोग हमारे मुजरिम हैं, वैसे ही हमारी वो मुअज़्ज़ज़ क़यादत भी कसूरवार है, जो शकाल जैसे लोगों की कठपुतली बनकर नाचती है। ये कहते हैं तो एहतजाज किया जाता है, ये खामोश करवा देते हैं तो हाजिर जनाब का रद्द अमल देकर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। साफ और सीधी बात है कि कारकुन को बेचने वाले कोई गैर नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। मैं अपने दोस्त आज़म चौधरी, अरशद अंसारी और बाबर डोगर से तमाम तर सियासी इख्तलाफात व इत्तफाक के बावजूद गुजारिश करूँगा कि खुदारा एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं, तमाम यूजर्स को इकट्ठा करें, हसैन नक्की साहब जैसी किसी बुजुर्ग हस्ती को ताहयात रहनुमा मुकर्रर कर दें, इन्हीं की सुपरविजन में इंतखाबात हों और इन्हीं की रहनुमाई में कलम मजदूरों के हकूक़ की जंग लड़ी जाए। ऐसा होगा तो ही मुफाद परस्त टोले से जान छुड़वाई जा सकेगी, वरना हम कलम मजदूर यूं ही खार होते रहेंगे। हमारे माश की कीमत पर नालायक और निकम्मे नाम नहाद सहाफ़ी लीडर बड़ी बड़ी तनख्वाहें मुझते रहेंगे। अब आते हैं शकाल की तरफ, जो अपनी मजल से इब्लीस के हमरा पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गंजे गिद्ध की तरह नोच रहा है। मैं बहुत साफ और सीधी सी बात करता हूँ, किसी भी फोरम पर बताया जाए कि आखिर इस ग्रोह के सासे 20-25 साल पहले क्या थे और आज क्या हैं। कल तक आसमानी रंग के वेस्पा स्कूटर पर फिरने वाले आज अरबों रुपए के सासे बनाने में कैसे कामयाब हो गए। इनकी दुम पर कौन सा टिक्का लगा हुआ है जो यहाँ से खारिज होने वाला गंद भी कीमती है। शामी साहब, बताएं ना जरा कि आपके पास रोजनामा पाकिस्तान कैसे आया, आपने इतने कीमती सासे किस चोर दरवाजे से हासिल कर लिए। ये आम बोली थी या फिर जमीर की बोली। नज़ीर राजी साहब नवाज शरीफ से क्या गिला लेकर पहुंचे थे, और इससे बढ़कर जनाब ज़िया शाहद मरहूम ने जब लिखा था कि मुजीबुर रहमान शामी ने पाकिस्तान कैसे हासिल किया, तो ताउल हक कासमी और खुशनूद अली खान समेत वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने मरहूम को ये कालम छापने से रोक दिया। क्या आप जानते हैं, ज़िया साहब के हाथ का लिखा हुआ वो तारीखी कालम आज भी किसी के पास महफूज है। खुशनूद अली खान का जिक्र चला है, तो चलिए ये भी बता दीजिए कि क्या आपने उनके कराची वाले दफातर पर कब्जा नहीं किया था। ये किस्सा क्या है, बताना पसंद फरमाएंगे। क्या खुशनूद अली खान जैसा शख्स भी आपसे घबरा गया था, या फिर किसी ने खुशनूद अली खान को आपसे लड़ने से रोक दिया था। शामी साहब, ये सारे फायदे आप ही को क्यों पहुंचते हैं जनाब। क्या कोई बताएगा कि जैसा फुद्दू हर बार शामी साहब का लग जाता है, कभी भी किसी भी दौर में किसी आम कलम मजदूर का क्यों नहीं लगता। ऐसा इनाम किसी आम साफी को क्यों नहीं मिलता। साफ और सीधी सी बात है जनाब, ये हुनर सिर्फ शामी साहब को ही आता है कि हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से जरा भी फायदे का गुमान हो। कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, कंस्ट्रक्शन का कारोबार या फिर कूड़ा उठाने का ठेका ही क्यों ना हो, शामी साहब आपको हर जगह मिलेंगे। अब आइए शकाल और इसकी मजल से इब्लीस के टाइम पीसों की जानब। नाजरीन, कुछ अरसा कबल 75 से ज़ायद सफ़ात पर मबनी एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हुकूमती कारकर्दगी बयान की गई थी। इस इश्तिहार की कहानी भी अजीब है।
یہ ایسے وقت میں جاری ہوا جب میڈیا انڈسٹری سے وابستہ لوگ انتہائی زبوں حالی کا شکار تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اشتہار سے حاصل ہونے والی رقم سے ان کارکنوں کی اشک شوئی کی جاتی جو کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم تھے، اور بہت سے تو بے روزگاری کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اشتہار جاری ہی مخصوص اداروں کو ہوا، وہ ادارے جو شکال کے خاص لوگ تھے، وہی کچن کیبنٹ جو ہمیشہ سے میڈیا انڈسٹری کے وسائل گدوں کی طرح نوچ رہی ہے۔ اس اشتہار کے اجراء میں شکال کا خاص کردار تھا، اور اسی کے کہنے پر ایک مخصوص ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو اس کا ٹھیکہ جاری کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سندھ حکومت کی جانب سے مطلوب افراد کی فہرست پر مبنی قریب 150 صفحات پر مشتمل اشتہار جاری کیا گیا۔ ان اشتہارات کا مقصد میڈیا انڈسٹری کو آکسیجن دینا یا قلم مزدوروں کے حالات میں بہتری لانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ سارے کا سارا پیسہ ان سیٹھوں نے اپنے کھیسے میں ڈال لیا جو اے پی این ایس پر قابض ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوسناک المیہ یہ تھا کہ دونوں مذکورہ اشتہارات ان اخبارات میں شائع ہوئے جن میں سے بیشتر جرت جیسے ڈمی تھے۔ بلکہ یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ جرت نے تو اشتہار کئی روز بعد میں چھاپا، مطلب رقم پوری وصول کر لی گئی، لیکن اشتہار محض اتنی تعداد میں چھاپا گیا کہ سرکاری ریکارڈ میں ہی جمع کروایا جا سکے۔ جی جناب، یہ ہوتا رہا ہے۔ اس ریاست کے وسائل کے ساتھ یوں لوٹا گیا ہے اس عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جس کی اکثریت 2 وقت کے معیاری کھانے کی نعمت سے بھی محروم ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ میں اس لوٹ مار مافیا کو کیوں بے نقاب نہ کروں؟ کیا یہ وطن، اس وطن کے وسائل ان کے باپ کا مال ہے جو جیسے چاہیں ہڑپ کریں، جیسے چاہیں لوٹ مار کریں؟ مجھے ایک جانب یہ موٹی توندوں اور ڈھیلے پجاموں والے رنگین مزاج مگرمچھ دکھائی دیتے ہیں، تو دوسری طرف ان قلم مزدوروں کا درد رہ رہ کے دل کو کھاتا ہے، جن کی سفید پوشی کا برم ان بے حیاؤں کی یاشیوں اور لوٹ مار کے باعث کھل رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، کل اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور آپ کی خواہش پر شامی صاحب، ڈھیلا پجامہ، چاچا چھکن اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے چھوٹا چیتن کی کھسکتی نیکر بھی زیر بحث لائیں گے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔